नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की। हमारा 7th चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस। बहुत लकी है हम लोग कि हमारी बुक के अंदर रीजनल एस्पिरेशंस नाम का एक चैप्टर है। यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज करती है कि रीजनल एस्पिरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। यकीन मानिए दुनिया के ज़्यादातर देशों के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का कोई चैप्टर अपनी बुक में इंक्लूड कर सकें। खास तौर पर भारत का पड़ोसी मुल्क ऐसा शायद कोई भी नहीं है जो रीजनल एस्पिरेशंस नाम का एक चैप्टर इंक्लूड कर सके। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि जगह-जगह पर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और ये चैप्टर इंक्लूड करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। यानी देश की जो सरकार ब्लेम जिस सरकार के ऊपर ब्लेम है, वही सरकार इस चैप्टर को लिख रही है। वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती है कि मैच्योर हो चुकी है हमारी डेमोक्रेसी। इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है कि वो ये मानती है कि जब वो अपनी गलतियाँ भी बताएगी, अपने गुनाह आपके सामने रखेगी, तो आप उसे ये मानेंगे कि ये गलतियाँ राजनीति में हो जाती हैं। तो आइए हम अपना एक चैप्टर शुरू करते हैं रीजनल एस्पिरेशंस की। जो बैकग्राउंड है हम उसे बाद के चैप्टर में उठाएंगे। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर और पंजाब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एग्जाम्पल्स अगर हमारे को समझ में आ जाती हैं, कहानी अगर हमारे को समझ में आ जाती है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इसलिए रीजनल एस्पिरेशंस नामक चैप्टर को शुरू करते ही मैंने सबसे पहले किस चीज़ को रखा, मैंने दो एग्जाम्पल्स जम्मू कश्मीर और पंजाब की एग्जाम्पल्स को पहले डिस्कस करने का सोचा। हो सकता है आपने ये चैप्टर पढ़ा हो और आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हों कि इसकी गलती रही, उसकी गलती रही, ऐसा रहा, वैसा रहा। बट मैं ये मानता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ये समझ में आता है, इस कहानी में ये समझ में आता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रस्ट की। हम और भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और कश्मीर के लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, जिसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने। उसने इस ट्रस्ट के अंदर हमेशा छेद करके रखा। उसने कभी भी ये ट्रस्ट को पूरा नहीं होने दिया, ट्रस्ट वर्दीनेस कभी एस्टैब्लिश नहीं होने दी। लेकिन फिर भी हमारा कश्मीर के लोगों के साथ इतना अच्छा नाता है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बावजूद भी पाकिस्तान आज कहीं पर भी टिका नहीं है और कश्मीर आज भी हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। और जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे थे, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो पार्टियां एग्जिस्ट नहीं करती, वो सोच एग्जिस्ट नहीं करती। और बहुत तेजी से कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीर के लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में पूरा का पूरा टॉपिक समझ लेना अपने आप में मुश्किल होता। इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो एक जनरल डिस्कशन की करेंगे। पूरा ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 15, ये 1947 से लेकर, इनफैक्ट 1932 से लेकर 2019 तक जाएगा पूरा का पूरा। और इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है, इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है। और अगला जो वीडियो होगा 2016, सॉरी, अगला जो वीडियो होगा वीडियो नंबर 16, उसके अंदर हम लोग सारी चीजें रिपीट करेंगे बुक के हिसाब से। तो उस पर्टिकुलर वीडियो को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बुक के हिसाब से केवल अगला वीडियो देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे। सीयूईटी और 12th की तैयारी के लिए दोनों वीडियोस कंपलसरी हैं आपके लिए। ये वाला वीडियो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। इसमें बहुत सारी जनरल बातें भी हैं और पूरा का पूरा इतिहास बताया हुआ है जम्मू कश्मीर का। लेकिन अगला जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है केवल आपकी बुक के लिए। और अगला वीडियो जब मैं शूट करूंगा तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने पिछला वीडियो पूरा देख लिया है। तो आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की ये कहानी है, जम्मू कश्मीर की कहानी है।
जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे। ये कहानी इनसे शुरू होती है, महाराजा हरि सिंह। ये डोगरा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, डोगरा कम्युनिटी। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। डोगरा कम्युनिटी ने जम्मू कश्मीर को खरीदा था, परचेज किया था। परचेज्ड, किससे परचेज किया था? परचेज्ड फ्रॉम ब्रिटिश। अब आप यहां पर देखिए कि महाराजा हरि सिंह जो हैं, ये एक हिंदू राजा है, ये एक हिंदू राजा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। तो जम्मू कश्मीर के एक मंत्री जी थे, मिनिस्टर थे, उनका नाम था, सही पहचाना आपने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, या शॉर्ट में हम लोग इनको कहते हैं शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये इस पूरी कहानी के हीरो हैं। आज जो जम्मू कश्मीर आपको नजर आता है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का है तो वो शेख अब्दुल्ला का है। हमारे जम्मू कश्मीर के आज तक के सबसे पॉपुलर लीडर, यकीन मानिए, मैं आपको अपनी सोच के हिसाब से ये कह सकता हूं, अगर शेख अब्दुल्ला ये चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान में विलय हो जाए तो शायद ये बहुत आसानी से हो जाता। लेकिन शेख अब्दुल्ला की एक सोच थी। शेख अब्दुल्ला एक डेमोक्रेटिक विचारधारा के व्यक्ति थे, डेमोक्रेटिक थे, सेक्युलर थे, मुस्लिम इस्लामिक विचारधारा के नहीं थे, रेडिकलाइज्ड नहीं थे। वो सेकुलर थे, डेमोक्रेटिक थे। वो एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे जम्मू और कश्मीर को। और वो एक चीज के सख्त खिलाफ थे, वो एंटी मोनार्की के, एंटी मोनार्की चाहते थे। यानी कि वो इस राजा को खत्म करना चाहते थे, वो इस राजशाही को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। यानी कि अब कहानी की शुरुआत देखिए, जो हीरो है, हीरो ये चाहता है, मूवी का हीरो ये चाहता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो राजशाही से मुक्त हो जाए, उसमें कोई राजा ना रहे, महाराजा हरि सिंह उसमें ना रहे, उसमें प्रॉपर तरीके से चुनाव हो, वो एक इंडिपेंडेंट हो, सेकुलर हो, हर धर्म का उसमें स्वागत हो। थोड़ी सी चालाकी देखिए, इन्होंने अपने राजा को भी ये करने के लिए मना लिया था। राजा बड़े भोले थे, राजा जाल में फंस रहे थे। राजा को 1947 में ये समझाया गया। आप कहानी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको समझ आएगा। 1932 1932 में शेख अब्दुल्ला ने एक पार्टी बनाई जिसका शॉर्ट फॉर्म है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आपकी कहानी यहां से शुरू होती है। बुक में चाहे कहानी आपकी पहले से शुरू होती हो, लेकिन आपकी कहानी यहां से शुरू होती है। 1932 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। वो चाहते थे कि मुसलमानों को, अपनी कम्युनिटी को राजा से मुक्ति दिलवा सके, राजा यानी महाराज हरि सिंह से, डोगरा कम्युनिटी से आजादी दिलवा सके। धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम केवल मुस्लिम्स की तो ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर तो हिंदू भी रहता है, बुद्धिस्ट भी रहता है, सिख भी रहता है, जैन भी रहता है, सभी कम्युनिटीज रहती हैं। तो इसीलिए अगर मैं केवल मुस्लिम्स की बात करूंगा तो बाकी कम्युनिटीज छिटक जाएंगी। तो इसलिए इसलिए 1939 में उन्होंने इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बदल दिया और नई पार्टी बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नई पार्टी कौन सी बनाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस। मित्रों, आज भी 2026 जनवरी के अंदर शेख अब्दुल्ला के पोते चीफ मिनिस्टर हैं और पार्टी आज भी सत्ता में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पार्टी कब बनाई गई थी? 1939 में। और इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था?
मैं फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं, ध्यान से। नॉन मोनार्की, नॉन मोनार्की, डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सेक्युलर कंट्री। आप समझ रहे हैं? ये इनकी विचारधारा थी 1939 के अंदर। इन्होंने महाराज हरि सिंह को भी पुश किया, यानी कि जब 1946 आया, 1946 आया, तो जैसे भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 के अंदर, तो शेख अब्दुल्ला ने भी क्विट क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया, क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया। और ये मूवमेंट में वो किसको क्विट करने के लिए बोल रहे थे? वो क्विट करने के लिए बोल रहे थे महाराज हरि सिंह को। वो क्या कह रहे थे कि महाराज अपनी राजशाही लेकर आप यहाँ से चले जाइए, ये कश्मीर अब आपका बोझ नहीं उठाएगा। लोग जाग चुके हैं, वो एक इंडिपेंडेंट सेकुलर देश बनाएंगे, डेमोक्रेटिक देश बनाएंगे, जिसमें सरकार जो है लोगों की वोट से चुनी जाएगी। अब यहाँ पर एक कहानी समझिए आप। उनको पता था कि महाराज हरि सिंह को अगर वो हटा देते हैं तो अगले राजा वही हैं, प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे, राज उन्हीं का चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है और ज्यादा पॉपुलेशन कश्मीर में मुस्लिम्स की है। तो 1946 में जब उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया, महाराज हरि सिंह के अगेंस्ट चलाया, तो महाराज हरि सिंह ने उन्हें जेल में डाल दिया, जेल्ड। तो शेख अब्दुल्ला जो हैं उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन शेख अब्दुल्ला की एक बात महाराज हरि सिंह को समझ आ चुकी थी। कौन सी बात? कि मुझे आजाद रहना है। समझ आया आपको? महाराज हरि सिंह के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि मुझे आजाद रहना है। अब आप अपना फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए। जब भारत आजाद हुआ तो 565, 565 रियासतें भारत के एरिया के अंदर थी। उन 565 रियासतों में से केवल 3 ने ये कहा था कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। 2 रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो यानी जब 15 अगस्त 1947 का टाइम आया, उस टाइम पर शेख अब्दुल्ला जो थे वो जेल में थे, और महाराज हरि सिंह जो हैं, महाराज हरि सिंह जो हैं, उन्होंने किसी को भी ना तो इंडिया को ज्वाइन किया और ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया। वो अभी तक इंडिपेंडेंट बने हुए थे, उन्होंने इनमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। और शेख अब्दुल्ला जो थे वो जेल में थे। कहानी समझ आ रही है? यहां से आपकी बुक जो है वो शुरुआत होती है आपकी बुक की। तो जब वो इंडिपेंडेंट थे, तो ऐसे में क्या हुआ, जो पाकिस्तान था वो एक गलती कर बैठता है। पाकिस्तान एक गलती कर बैठता है। अगर पाकिस्तान में कोई संयम नहीं था, पाकिस्तान के जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना में पेशियंस नहीं था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने सबसे पहले अपनी आर्मी को आदेश दिया कि देखो, जो कश्मीर है वो एक इंडिपेंडेंट बना हुआ है, ना इंडिया के साथ गया ना पाकिस्तान के साथ गया। आप जाकर उस पर अटैक करो और उसको पाकिस्तान के साथ मिला लो। लेकिन उस जमाने में, उस टाइम पर 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही डोमिनियन स्टेटस में थे। दोनों क्या थे? दोनों डोमिनियन स्टेटस में थे, यानी कि दोनों का जो राजा था वो इंग्लैंड का राजा था। इसका मतलब जो सेना कश्मीर के अंदर आती, अगर पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में आती, तो इसका ये मतलब होता कि ब्रिटेन ने अटैक किया है कश्मीर पर, जो कि पूरे तरीके से ब्रिटेन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। ब्रिटेन का ये कहना था कि इस टाइम पर कश्मीर जो है वो एक आजाद मुल्क है, ना तो वो हिंदुस्तान का पार्ट है ना वो पाकिस्तान का पार्ट है, वो एक आजाद मुल्क है। मैं अपनी आर्मी एक आजाद मुल्क के खिलाफ कैसे उतारूं? लेकिन जिन्ना कहाँ मानने वाले थे, मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने ट्राइबल इनफिल्ट्रेटर्स की एक फौज तैयार करी। उन्होंने क्या किया?
ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स की एक फौज तैयार करी, और उस फौज को हिंदी में इसको बोलते हैं कबालिए। वहां की एक कम्युनिटी थी कबालिए। तो वो जो कबालिए थे, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो पहुंचे जम्मू और कश्मीर के अंदर। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किसी तरीके से जबरदस्ती कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये गलती है। उस गलती को समझना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से समझना, ताकि आपको कहानी सही डायरेक्शन में जाती हुई मिले। गलत सोच पैदा मत कर लेना। आर्मी जब किसी पे अटैक करती है तो बड़े सभ्य तरीके से अटैक करती है। आर्मी जब डिप्लॉय की जाती है किसी शहर में इमरजेंसी लगाई जाती है और आर्मी डिप्लॉय की जाती है, तो आर्मी का जो जवान होता है वो डिसिप्लिन में रहता है, यूं खड़ा होता है, वो यूं स्टेन गन लेके और चारों तरफ नजर बना के रखता है। और वो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है क्योंकि उसने वो चीज सीखी है। लेकिन एक कबालिया, एक ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर, एक गुंडा मवाली जब बंदूक लेकर सड़क पर निकलता है तो वो लूटपाट मचाता है। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स जब कश्मीर में घुसे तो उन्होंने दुकानों को लूटना शुरू किया, उन्होंने औरतों की इज्जत और आबरू को लूटना शुरू किया, उन्होंने बच्चों को मारना शुरू किया, उन्होंने तबाही मचानी शुरू करी। जो महाराज हरि सिंह जिससे डर गए, अगर एक मिलिट्री इन्वेजन हुआ होता तो महाराज हरि सिंह हो सकता है सरेंडर कर भी देते या सिचुएशंस को देखते कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पर जो कबालिए अत्याचार कर रहे थे, महाराजा हरि सिंह को तो अपने परिवार की चिंता हो गई, उनको तो अपनी चिंता हो गई। महाराजा हरि सिंह को तो एक रात ये कहकर सोना पड़ा अपने नौकर को कि मैं तुम्हारे को एक बंदूक दे रहा हूं, अगर कल सुबह तक भारत की वायुसेना के जहाज की आवाज ना सुनाई दे तो मुझे नींद में गोली मार देना। क्योंकि महाराज हरि सिंह किसी भी परिस्थिति के अंदर कबालियों के हाथ नहीं लगना चाहते थे। तो जिन्ना ने जो कबालियों की जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स की फौज भेजी, उसने कश्मीर के अंदर दहशत गर्दी शुरू कर दी। लेकिन महाराज हरि सिंह फिर भी थोड़ा सा डिले करते चले गए चीजों को। महाराज हरि सिंह ने चीजों को डिले किया, और एक टाइम ऐसा आया जब श्रीनगर जो है, यानी कि कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, वो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स के कब्जे में आने वाला था। तो महाराज हरि सिंह जो है वो नेहरू के पास गए। नेहरू के पास उन्होंने एक फरमान भिजवाया, एक दस्तावेज भिजवाया, एक मैसेज भिजवाया कि साहब हमारी रक्षा करो, नेहरू जी आप हमारी रक्षा करो। तो नेहरू ने माउंटबेटन साहब को कहा, जो वाइस रॉय थे, कि माउंटबेटन साहब कश्मीर वाले हेल्प मांग रहे हैं। तो जो सिचुएशन जिन्ना के साथ थी वही सिचुएशन नेहरू के साथ भी थी। जब नेहरू ने माउंटबेटन को कहा कि कश्मीर वाले मदद मांग रहे हैं, क्या हम अपनी आर्मी को भेज दें, तो माउंटबेटन का ये कहना था कि भाई कश्मीर ना तो तुम्हारा हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान वाले कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स, कुछ आतंकवादी अगर कश्मीर में झगड़ा कर रहे हैं तो किस मुंह से तुम उनको बचाने जाओगे? वो तुम्हारा हिस्सा तो है ही नहीं। बचाने जाओगे तो किसी तीसरे देश के साथ झगड़ा मोल लोगे, पाकिस्तान के साथ झगड़ा मोल लोगे, नए देश के साथ झगड़ा मोल लोगे, और कश्मीर के लिए झगड़ा मोल लोगे। कश्मीर तो तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम कश्मीर को तभी डिफेंड कर सकते हैं जब कश्मीर हमारा अभिन्न अंग बन जाएगा। नेहरू ने यही बात महाराजा हरि सिंह को कही कि महाराजा हरि सिंह, जब तक आप भारत में विलय नहीं कर लेते तब तक जम्मू कश्मीर को हम बचाने नहीं आ सकते। और फिर जो महाराज हरि सिंह थे, उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। ये एक्सेशन जो है ये साइन हुआ था 26 अक्टूबर
1947 को। 2-4 महीने ही भी इंतजार नहीं हुआ। अगस्त के बाद सितंबर के अंदर 2 महीने के अंदर, महीने के अंदर अंदर ही जिन्ना ने, पाकिस्तान के जिन्ना ने कश्मीर पे अटैक करके उसको हथियाने की सोची। तो इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा बन गया। अब जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो हमारी फिल्म का हीरो कहाँ था? क्या हीरो जेल में था? नहीं। सितंबर 1947 में, सितंबर 1947 में हरि सिंह ने उनको रिहा कर दिया था। शेख अब्दुल्ला केम आउट ऑफ प्रिजन, केम आउट ऑफ प्रिजन। और ये जो सब कुछ चल रहा था, ये जो नेगोशिएशंस चल रही थी, इसके अंदर कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला की हामी थी। शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि महाराजा से, राजशाही से मुक्त करवाया जाए कश्मीर को, और ना भारत में मिला जाए ना पाकिस्तान के अंदर मिला जाए। लेकिन जब उन्होंने परिस्थितियां देखी, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पूरे तरीके से, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन चुका है और किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर को पे कब्जा करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है टू गो विद इंडिया, टू गो विद इंडिया। यानी कि सबसे सबसे पहली ऑप्शन क्या है? सबसे पहली ऑप्शन, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू गो विद इंडिया। 3 ऑप्शंस थी कश्मीर के पास, शेख अब्दुल्ला के पास। शेख अब्दुल्ला चाहते थे, चाह सकते थे या तो इंडिया के साथ जाया जाए, या पाकिस्तान के साथ जाया जाए, या इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट रहने की जिद करते तो कश्मीर को पाकिस्तान कब्जे में ले लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिपेंडेंट रहने की ऑप्शन खत्म हो जाती है। तो अब इकलौती ऑप्शन कौन सी बची? तो इकलौती ऑप्शन बची टू गो विद इंडिया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला की इसमें सहमति थी। हाँ जी, बिल्कुल सहमति थी। तो शेख अब्दुल्ला और महाराज हरि सिंह दोनों की सहमति थी, नेहरू की भी सहमति थी, और इस वजह से ये गठबंधन हुआ और कश्मीर बन गया भारत का हिस्सा। लेकिन कहानी इसके बाद भी है। यहाँ आप एक फोटो देखिए, आपकी बुक की फोटो है, जिसके अंदर ये फोटो है 28 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर को विलय पत्र साइन हुआ। 27 अक्टूबर की सुबह आ गई इंडिया की एयरफोर्स, और उसने जम के लड़ाई करी और खदेड़ दिया, कबालियों को पीछे पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। और 28 अक्टूबर को ये खबर छपती है। 28 अक्टूबर को जो अखबार छपता है, यहाँ पर शेख अब्दुल्ला हैं, और यहाँ पर हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं, बैठे हैं और हंस रहे हैं कि हाँ, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ से बहुत आगे है। अब शेख अब्दुल्ला भारत को के अंदर कश्मीर का विलय कर चुके हैं, लेकिन जो मन है, क्या वो संभल गया है? नहीं। उनकी एक डिमांड थी, जो डिमांड आज भी चल रही है, वो है ऑटोनॉमी की। समझते हैं आप ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी, रीजनल एस्पिरेशंस, यहां से शुरू होता है चैप्टर। रीजनल एस्पिरेशन 7th चैप्टर यहां से शुरू होता है। वो ये कहते थे कि कश्मीरियत रहनी चाहिए, मतलब कि हम लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर सके, हम अपने तरीके से जी सके। वो इस चीज को ऑटोनॉमी मांगते थे, मानते थे, और वो इस तरीके से रहना चाहते थे। 1948 के अंदर शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर की उपाधि दे दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टर्मिनोलॉजी में मत जाइएगा, कुछ समय के बाद इन नामों को चेंज किया गया था, तब तक ये प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा। 1948 के अंदर शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता थे, पॉपुलर नेता थे। 1949 के अंदर महाराज हरि सिंह जो हैं, महाराज हरि सिंह, ये मुंबई चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए।
इनको पता था कि इनकी राजशाही खत्म हो गई। इनका बेटा आ जाता है जिसका नाम था महाराज करण सिंह, और महाराज करण सिंह जो है वो कुछ टाइम तक राज करते हैं। और फिर 1952 में, 1952 के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मोनार्की जो है, मोनार्की वो खत्म हो जाती है। मोनार्की एंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक छोटा सा चैप्टर बंद कर रहे हैं। वो कौन सा? हम महाराजा हरि सिंह का चैप्टर जो है हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह आखिरी बार कब देखे गए जम्मू कश्मीर में? 1949 में। उसके बाद वो मुंबई चले गए पैसा वैसा लेकर, अपना एक बेटा छोड़ गए जिनका नाम था महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह को शुरू में रीजेंट बनाया गया, बाद में सदरे रियासत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सदरे रियासत। और फिर उसके बाद सदर रियासत को चेंज करके गवर्नर बना दिया गया। लेकिन 1952 आते आते मोनार्की जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी, राजशाही खत्म हो चुकी थी। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 1948 के अंदर शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 1951 के 1950 के अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला क्योंकि नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, नेहरू की विचारधारा से मेल खाती थी उनकी विचारधारा, तो वो नेहरू से कहकर आर्टिकल 370 डलवा लेते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक जम्मू कश्मीर का धारा 370। नेहरू से रिक्वेस्ट करके धारा 370 डलवा लेते हैं। धारा 370 क्या कहती है? धारा 370 ये कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से अपने कानून बना सकता है। यानी कि जो जो शेख अब्दुल्ला थे, जो शेख अब्दुल्ला थे, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं मिली, इंडिया के साथ मिलना तो पड़ा, लेकिन फिर दूसरी सोच क्या थी कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो कम से कम ऑटोनॉमी तो मिल जाए, हम अपने हिसाब से जी तो सकें। तो ऑटोनॉमी के लिए आर्टिकल 370 बहुत जरूरी था। तो धारा 370 के तहत वो ऑटोनॉमी उनको मिल गई, वो ऑटोनॉमी उनको दी गई। और 1952 के अंदर क्या हुआ? ये ऑटोनॉमी और तगड़ी हो गई जब दिल्ली का डिक्लेरेशन आया। दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर ये कह दिया गया कि ठीक है भाई, आप अपने यहाँ का जो सबसे प्रमुख सेनापति है आप उसको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, आप अपना पीएम रख सकते हो, आप अपना फ्लैग रख सकते हो, आप जो है अपनी सिटीजनशिप, अपनी सिटीजनशिप के रूल्स बना सकते हो, आप लैंड के बारे में अपने फैसले ले सकते हो। ये सारी चीजें दे दी गई। कहां पर? दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। किसको दे दी गई? किसको दी गई? शेख अब्दुल्ला को के कहने पर ये चीजें दे दी गई। और यकीन मानिए, अगर शेख अब्दुल्ला ना बदलते तो कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये एक हैप्पी एंडिंग है। ये मित्रों एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है अगर सच में कहानी यहाँ खत्म हो जाती। शेख अब्दुल्ला भी खुश, हिंदुस्तान की जनता भी खुश, हिंदुस्तान भी खुश, सब खुश। इट कुड हैव बीन अ हैप्पी एंडिंग, बट इट वाज नॉट। क्या कारण? उसको समझते हैं। अगली कहानी आती है, एक छोटा सा बीच में कहानी का एक टोटका है, या मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवाऊं। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, धारा 370 आई, धारा 370 के तहत कहा गया कि कश्मीर को ऑटोनॉमी दी जाएगी। 1952 के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में एक डिक्लेरेशन हुआ, एक ट्रीटी होती है। क्या ट्रीटी साइन होती है कि जम्मू कश्मीर का जो हेड होगा उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा, जम्मू कश्मीर का अपना एक फ्लैग होगा, जम्मू कश्मीर अपने सिटीजनशिप के कानून जो है वो अलग तरीके से बना सकता है।
और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से अपना चल सकता है। ये प्रोविजंस को धारा 370 में टेम्परेरी कहा गया। इनको टेम्परेरी कहा गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ताकतवर प्रोविजंस थे और इससे क्या हुआ, इससे जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हो गए, भारत के लोग भी खुश थे और जम्मू कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत का पार्ट बन गया। इस कहानी के अंदर एक चीज और छोटी सी आती है कि जो धारा 370 थी उसने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है और जम्मू कश्मीर ने वो बनाना भी शुरू किया। 1951 के अंदर जम्मू कश्मीर में सबसे पहले चुनाव हुए, फर्स्ट इलेक्शंस हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनकर तैयार हुआ और अल्टीमेटली 26 जनवरी 1957 को ये कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाता है। आजाद भारत में केवल भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, आजाद भारत में जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसको मान्यता इसको मान्यता कौन दे रहा था? भारत का आर्टिकल 370 इसको मान्यता दे रहा था। आई होप कि आपको यहां तक कहानी समझ में आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोग ठीक, शेख अब्दुल्ला भी खुश, नेहरू भी खुश, जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो चुका है, सब कुछ ठीक है यहां तक। लेकिन अब जो है, नियत को कुछ और मंजूर था। अब हमारी कहानी का जो हीरो है, शेख अब्दुल्ला, ये थोड़े बदलने लगे, ये चेंज होने लगे, इनकी सोच में परिवर्तन आने लगा। 1952 तक आते आते सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें जो है वो सेटल आउट हो चुकी हैं। शेख अब्दुल्ला अब फिर से उसी रास्ते पर चलना शुरू हो गए। वो क्वेश्चन करने लगे, वो जो भाषण देना शुरू करते थे, भाषण देने लगे, लोगों के साथ बात करने लगे, जो कमिटीज बनाने लगे, जो सोच विचार करने लगे, वो ये था कि क्या कश्मीर को भारत में विलय करके सही किया? मतलब उनकी सोच में अब ये प्रदर्शन होने लगा था, ही वॉज ट्राइंग टू क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिर से ये बात आनी शुरू हो गई थी कि क्या जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट किया जा सकता है? देखो, कोई बड़ी बात नहीं है जम्मू कश्मीर का कोई राजा या कोई बड़ा प्रधानमंत्री ये सोचे कि जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की तरह है, और वैसा ही उसका जो एरिया है वो भी काफी बड़ा है। स्विट्जरलैंड और कश्मीर का जो एरिया है, कश्मीर का एरिया भी काफी बड़ा है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री होगा, जो राजा होगा वहां का, वो कहेगा पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ आएंगे, इतना पैसा कमाऊंगा, पूरी दुनिया में नाम होगा। शायद पहले नंबर पर कश्मीर होगा और दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड होगा। वो ये सोच रहा था कि मैं अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता हूं तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जनता हिंदूज की है और मेरी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और मैं भी मुसलमान हूं, तो जीतना तो इलेक्शन मैंने ही है, तो मैं सेंटर को अपनी पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व करूं? जब इस तरह की सोच, इस तरह की विचारधारा के बारे में नेहरू को पता चला, नेहरू को पता लगा, तो उन्होंने अपनी दोस्ती की परवाह नहीं की, उन्होंने सीधा शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया, जेल्ड। तो शेख अब्दुल्ला जो है उनको जेल में डाल दिया गया। अब जब उनको जेल में डाल दिया है तो यहाँ से हमारी कहानी जो है वो पूरे तरीके से, अब आप समझिए कि हमारी कहानी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल होने वाली है। यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया, ये सारी बातें अगर आपको बेसिक अब तक समझ आ गया है तो आगे की कहानी आपके लिए और भी आसान हो जाएगी।
और आपको ये समझ में आएगा जो हमने शुरू में बात की थी कि किसकी क्या गलती रही, क्या ट्रस्ट की कमी रही, ये चीज़ अब आपको समझ में आएगी। तो आइए हम लोग अपना आगे की जो पढ़ाई है, आगे का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और एक बार छोटा-सा रिवीजन हो जाए ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। मैंने आपको बताया 1932 में क्या हुआ था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसको 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे जो इस कहानी के हीरो हैं, शेख अब्दुल्ला साहब ने 1946 के अंदर उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया। किसके खिलाफ? मोनार्की के खिलाफ। मोनार्की मतलब राजशाही के खिलाफ। वो केवल और केवल महाराज हरि सिंह के ही अगेंस्ट नहीं थे। अगर महाराज हरि सिंह की बजाय कोई और भी जम्मू कश्मीर का उस समय राजा रहा होता, तो भी शेख अब्दुल्ला साहब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते जो उनके सामने आने वाली थी। भारत आजाद होने वाला था और ये बहुत अच्छा मौका था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर उसका पहला प्रधानमंत्री बन जाना और उसे सेकुलर रखना ताकि दुनिया के हर देश के लोग जो हैं वो कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आ सके। 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर ने डिसाइड किया, महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पॉइंट था कश्मीर और स्विट्जरलैंड वाला, और कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। और भी कुछ बातें महाराज हरि सिंह के दिमाग में रही होंगी। एक बात ये भी थी, महाराज हरि सिंह अगर पाकिस्तान में जाते तो एक इस्लामिक नेशन होने के नाते महाराज हरि सिंह को वहां ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया जाता। तो महाराज हरि सिंह के पास भी पाकिस्तान में जाने का कोई विशेष ऑप्शन नहीं था। दूसरा, महाराज हरि सिंह अगर खुद हिंदुस्तान में जाना चाहते, हिंदुस्तान में रहना चाहते, तो भी ये उनके लिए कोई खास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी बनने वाला था और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक अनपॉपुलर राजा की कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उनकी वैल्यू कितनी है। तो एक अनपॉपुलर राजा की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। और तीसरा ख्वाब था कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाकर बहुत अमीर बनने का। ये बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रही होगी। इस वजह से महाराज हरि सिंह ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। सितंबर 1947 के अंदर शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। बहुत सारे कारण थे, लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि शेख अब्दुल्ला अब जेल में नहीं थे। 1947 में सितंबर में वो बाहर आ गए थे। अक्टूबर 1947 के अंदर पाक के जो कबालिए थे उन्होंने अटैक किया महाराज हरि सिंह पर और जम्मू कश्मीर पर। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया गया। मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें इस बात का। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो इसकी सहमति महाराज हरि सिंह ने ही नहीं दी थी। इसकी सहमति जो है वो शेख अब्दुल्ला भी दे चुके थे। उनका यह मानना था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत केवल तीन चीज ही तो ली जा रही हैं। कौन कौन सी? डिफेंस, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। ये चीजें तो कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर के पास पहले ही नहीं है। तो अगर ये तीन चीज देकर हमें ऑटोनॉमी मिल रही है, ये तीन चीज सरेंडर करने का मतलब ऑटोनॉमी तो है। इसमें लैंड कहीं पर भी नहीं है, इसमें सिटीजनशिप कहीं पर भी नहीं है। यानी कि अगर आप केवल ये तीन चीज देते हैं तो भी जो शेख अब्दुल्ला ऑटोनॉमी चाहते थे, ऑटोनॉमी तो आपने अपने पास रख ही ली है। आप ऑटोनॉमस तो हो ही गए हो। आपने केवल तीन चीज को ही तो सरेंडर किया है। तो कोई समस्या यहाँ पर भी उनको नहीं नजर आई। इसलिए शेख अब्दुल्ला साहब और महाराज हरि सिंह ये दोनों एग्री कर जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, पाकिस्तान से अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी कर लेते हैं। 1950 में धारा 370 लागू हो जाती है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसमें धारा 370 भी इंक्लूड हो गई। धारा 370 स्पेसिफिकली
केवल जम्मू कश्मीर के लिए थी, जो और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रही थी, जो ये कह रही थी कि साहब आप अपना संविधान रख सकते हो, लैंड के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आप अपने कानून बना सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से निर्धारित करके उसके अंदर अपने और बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत के सारे भारत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और खंड यदि आपके ऊपर लागू होना होगा, तो पहले हमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी ऑटोनॉमी वाली बात हो गई थी। 1950 के अंदर भारत का संविधान हुआ, फटाक से फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गए जम्मू कश्मीर में। जो पहले जनरल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हुए। याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर में शायद आपने पढ़ा था, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया। भारत में भी 1946 में चुनाव हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जिसमें भारत की संविधान सभा चुनकर आई थी। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। इसी प्रकार से 1951 के अंदर इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर के, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो चुनी जाती है। क्या पर्पस था उसका? उसका पर्पस ये था कि जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया जाए, जो संविधान की मंजूरी ऑलरेडी आर्टिकल 370 जो है वो दे चुका है। 1952 के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन आया। दिल्ली डिक्लेरेशन भी बड़ा जबरदस्त था। उसने भी ये जो ऑटोनॉमी है, उसने भी स्वायत्तता, जो ऑटोनॉमी है, काफी हद तक उसको मंजूरी दी और कहा कि आप अपने कानून खुद बना सकते हो। एक चीज इसमें और आती है, 1954 के अंदर भी, हालांकि हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हमने एक और आर्टिकल 35 ए भी इंक्लूड किया था। 35 ए भी इंक्लूड किया था, जो लैंड और सिटीजनशिप के राइट्स देता था परमानेंट रेजिडेंट्स को, जो 2019 के अंदर हटाया गया। इसकी चर्चा हम लोग बाद में फिर से करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन भी अपने आप में बढ़िया चीज हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली डिक्लेरेशन तक एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। अगर यहां बात निपट जाती तो मामला सबके लिए सेट था, जम्मू कश्मीर वाले भी खुश और हिंदुस्तान वाले भी खुश। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी शेख अब्दुल्ला साहब ने। उनका दिमाग थोड़ा सा फिर टिल्ट होने लगा, नेहरू को उन पे ट्रस्ट नहीं रहा। सबसे पहला केस आता है, एग्जाम्पल आता है ट्रस्ट के लॉस का। नेहरू का ट्रस्ट उनके ऊपर खत्म हो गया और उन्होंने उनको जेल में डलवा दिया। 1957 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का बनकर तैयार हुआ और इंप्लीमेंट कर दिया गया। यहां तक हम लोग पिछली मतलब यहां तक हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहानी आगे बढ़ती है। यहां पर आपको, यहां से जो कहानी आगे बढ़ेगी वो आपको असली में ये बताएगी कि कहानी में ट्रस्ट डेफिसिट कहां से आया। शेख अब्दुल्ला साहब जेल में हैं और दूसरे जनरल इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के डिसाइड हुए, कब होंगे? 1957 में। इस टाइम पर भारत में लोकसभा के दूसरे चुनाव होने वाले थे और भारत में दूसरे चुनाव होने वाले थे स्टेट्स के भी, और जम्मू कश्मीर के भी सेकंड इलेक्शंस थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पहले इलेक्शन हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, यानी इफेक्टिवली ये जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव थे। ये जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले चुनाव थे और इसके अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी लड़ने जा रही थी, उसमें उनका लीडर शेख अब्दुल्ला शामिल नहीं था। ऐसे में वो पार्टी चुनाव हार सकती थी। कांग्रेस की सपोर्ट से वो पार्टी चुनाव जीतती है
और ये जो इलेक्शंस थे 1957 के और दूसरे इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के, दूसरे इन द सेंस कि हम इनको इलेक्शन नहीं मान रहे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन को हम छोड़ रहे हैं, और जो दूसरे जनरल इलेक्शंस भी थे 1962 के लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, ध्यान दीजिएगा वो रिग्ड थे। नेहरू के ऊपर ये भी एक धब्बा है, एक ब्लॉट है, एक कलंक है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले ही जनरल असेंबली इलेक्शंस जो हैं, जो असेंबली इलेक्शंस थे पहले और दूसरे, वो रिग्ड थे। ऑपोजिशन के लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया, उनके नॉमिनेशंस कैंसिल कर दिए गए, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। ये चुनाव सही तरीके से संपन्न नहीं हुए। भारत की डेमोक्रेसी शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ तानाशाही हुई, जिसके तहत 1957 और 1962 के अंदर जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, जो सच में चुनाव होने चाहिए थे, वो चुनाव नहीं हुए। 57 और 62 के चुनाव पूरे तरीके से रिग्ड थे, प्रो सेंटर थे, और एनसी फैक्शन जो है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो वाला फैक्शन जो शेख अब्दुल्ला के साथ था, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर ये चुनाव जीते और डमी चीफ मिनिस्टर्स को बनाया गया। उन डमी चीफ मिनिस्टर्स का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। ये वो डमी चीफ मिनिस्टर्स है जिन्होंने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया, उनके अगेंस्ट काम किया। यहां से आप लोगों की सोच देखना, यहां से लोग जम्मू कश्मीर, यहां से जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच जो है वो भारत के खिलाफ होनी शुरू की। कई लोग ये मानते हैं कि नेहरू की गलती ये थी, जो हम डिस्कस करेंगे, नेहरू की गलती ये थी कि आप यूएनओ के अंदर मैटर लेकर गए। सच पूछे तो मैं उसको गलती नहीं मानता। गलतियां यहां पर हुई, ये गलतियां हैं, और इन गलतियों की कोई चर्चा नहीं करता। अगर यहाँ गलतियां ना हुई होती, यहाँ गुनाह ना हुए होते, ये गलतियां भी नहीं है, गुनाह है, यहाँ गुनाह ना हुए होते, तो भारत का नक्शा या भारत की समस्या शायद उतनी गहरी ना होती। 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया गया। नेहरू पे शायद प्रेशर था, यूनाइटेड नेशंस का, पॉपुलिज्म का, ये इंटरनेशनल प्रेशर शायद नेहरू के ऊपर था कि तुम डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हो, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। और नेहरू को ये भी लगा कि शायद शेख अब्दुल्ला बदल चुके हैं। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान बात करने के लिए भी भेजा कि किसी तरीके से नेगोशिएशंस हो जाएं, लेकिन शेख अब्दुल्ला के तेवर अभी भी ठीक नहीं हुए थे। नेहरू को बहुत जल्दी समझ आ गया कि शेख अब्दुल्ला के तेवर अभी भी वैसे हैं, और इमीडिएटली पाकिस्तान से वापस आने के बाद 1965 में नेहरू ने फिर से उनको जेल में डाल दिया। 1965 के अंदर शेख अब्दुल्ला को फिर से जेल में डाल दिया गया। और 1965 के अंदर जो बख्शी और सादिक, जो इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला इज इक्वल टू बख्शी सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बख्शी सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो जो फैक्शन था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो मर्ज कर दिया गया कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में मिल गई चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद 1965 में, समझिएगा, 1965 में कांग्रेस, कांग्रेस यानी यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बन जाती है जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रूलिंग पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका रूलिंग वाला हिस्सा जो है वो कांग्रेस में मर्ज हो गया है। और ये मर्ज होने के बाद कांग्रेस ने 1965 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जम्मू कश्मीर में, और जो ऑटोनॉमी दी गई थी, जो 1952 के तहत 1953 तक, 1954 में जो 35 ए है, ये जो सारी ऑटोनॉमी की बात की जा रही थी, जो शेख अब्दुल्ला बात कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे, या वो उनसे पीछे हटके फिर से कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात कर रहे थे, वो सारी चीजों को खत्म कर दिया गया।
प्रधानमंत्री का जो नाम था, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी शेख अब्दुल्ला के लिए कि प्रधानमंत्री है, या बख्शी सादिक के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी प्रधानमंत्री है, अब वो टर्मिनोलॉजी बदल चुकी थी, अब उसे चीफ मिनिस्टर बुलाया जाने लगा। बहुत विरोध हुआ, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, अब ये हमारा केवल एक राज्य है और इसके जो हेड है उसको पीएम नहीं बुलाया जाएगा, सीएम बुलाया जाएगा, जैसे पूरे भारत में बुलाया जाता है। वहां पर आपको याद होगा हमने हरि सिंह के बेटे की बात की थी, महाराज करण सिंह की। महाराज करण सिंह, हालांकि मोनार्की खत्म हो चुकी थी, तो महाराज करण सिंह हुआ करते थे सदरे रियासत। तो ये जो सदरे रियासत है इसे भी खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नई टर्मिनोलॉजी डाली गई, वो थी गवर्नर। तो गवर्नर जो है वो ऐड किया गया। धारा 356 को जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल कर दिया गया, ये सबसे बड़ा चेंज है। यानी कि केंद्र की सरकार कभी भी धारा 356 जम्मू कश्मीर पर लगाकर उसकी कमांड अपने हाथ में रख सकती है। धारा 356 के बारे में कहा जाता है, हमने पुराने वीडियोस में पढ़ा है, धारा 356 को स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी, जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इसमें प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो अप्लाई हो जाता है। और धारा 356 जो है जम्मू कश्मीर में लगा दी गई और उसके बाद कई बार इस धारा का यूज भी किया गया। प्लेबिसाइट, जो वोटिंग की बात हुई थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया तो नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। यूनाइटेड नेशंस ने यह बात कही कि हम समय आने पर कश्मीर की जनता से पूछेंगे, कश्मीर में चुनाव करके देखेंगे कि वो इंडिया के साथ जाना चाहती है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। तो ये जो प्लेबिसाइट था इसकी बात भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। ऐसे लोगों को ऐसे 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 प्रोविजंस बनाए गए जहां पर ये पता लगता है कि अब शायद जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं हो पाएगा। इन सब परिस्थितियों के चलते जो कश्मीर की जनता थी उसका सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने लगा, किसको? शेख अब्दुल्ला को, जो इस टाइम पर जेल में थे। क्योंकि शेख अब्दुल्ला इनमें से किसी भी चीज को अप्रूव नहीं करना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला अभी भी उन चीजों के ऊपर चल रहे थे कि उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए और वो अभी भी ऑटोनॉमी, मैक्सिमम ऑटोनॉमी, जनरल स्टेट ऑटोनॉमी, या फिर अ, अगर हो सके तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की सोच रखते थे। तो पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर था, ज्यादातर जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो शेख अब्दुल्ला को अपना हितैषी मानने लगे थे और वो उनके पीछे चलने के लिए तैयार थे। और जब शेख अब्दुल्ला एक ताकतवर नेता जेल में होते हुए हो रहे थे, तो ऐसे के अंदर क्या हुआ, केंद्र सरकार को फिर से डर सताने लगा इलेक्शंस का। और इस बार जो है 1967 में स्टेट के इलेक्शंस, 1971 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस, 1972 के इलेक्शंस, ये तीनों इलेक्शंस जो हैं ये रिग्ड हुए या सेमी रिग्ड हुए। यानी 1967 के जो इलेक्शंस थे ये तो पूरे तरीके से रिग्ड थे। रिग्ड मतलब क्या? फिक्स थे। आप रिग्ड का मतलब समझते हैं ना, फिक्स्ड थे, यही जीतेगा। इसके अगेंस्ट जो खड़ा होगा उसका नॉमिनेशन कैंसिल करवाओ, उसे हटवाओ, उसे डराओ धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन केवल हमारा ही बंदा जीतना चाहिए। इस तरीके से चुनाव लड़े गए 1967 के भी, 71 के भी, 72 के लिए। 71 के चुनाव फिर भी थोड़े बहुत इम्पार्शल थे, लेकिन 72 का भी चुनाव काफी हद तक रिग्ड थे। लेकिन 72 में थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार को मिलना शुरू हो गया था, बहुत सारे कारणों की वजह से। 1968 के अंदर ही शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया गया था जेल से। हालांकि चुनाव जो है वो रिग्ड चलते रहे। 1975 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया भारत के अंदर। वो चेंज ये था कि इतने लंबे समय से केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला दोनों परेशान हो गए। केंद्र सरकार के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ परेशानियां थी, कुछ मजबूरियां थी, और वो भी एक प्रोग्रेसिव जम्मू कश्मीर चाहते थे।
और उसी तरीके से शेख अब्दुल्ला को भी सिचुएशन काफी हद तक समझ में आ गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है इंदिरा शेख अकॉर्ड। यानी इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है, एक डील साइन होती है, जिसके अंदर जो शेख अब्दुल्ला हैं वो स्टेटस को एक्वायर, स्टेटस को यानी जैसा माहौल है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो अपनी आजाद देश बनाने की जो मांग है, जो सोच है, उसको तिलांजलि दे देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। वो पूरे तरीके से ये मानने लगते हैं कि हम अब भारत का पार्ट हैं। वो थक भी चुके थे और उन्हें समझ भी आ गया था कि पाकिस्तान के साथ जाने का या पाकिस्तान से किसी कोई उम्मीद रखने का या पाकिस्तान का डर दिखाकर, प्रेशर दिखाकर कुछ भी करने का अब कोई कोई फायदा नहीं है। और दूसरा वो ये भी कहीं ना कहीं मान चुके थे कि पाकिस्तान तो छोड़ो, अगर हम इंडिपेंडेंट रहने की भी कोशिश करेंगे तो शायद पाकिस्तान हमें कभी रहने नहीं देगा। तो उन्होंने स्टेटस को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, और शायद कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा था कि अब यही सही तरीका है, भारत के साथ बने रहना है और हमें एक कोशिश करते रहनी है, ग्रेटर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की। हम इसी के लिए वर्क करते रहेंगे। उनकी जो पीढ़ियां हैं आगे चलकर, फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनके बेटे, उन्होंने भी इस डिमांड को कायम रखा, और बहुत सारे कश्मीरी लोग जो हैं वो आज भी इसको, इस डिमांड को, जीएसए, आप इसको याद रखिएगा, जीएसए, वो आज भी जीएसए को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि हमारे को जीएसए मिलना चाहिए, जनरल स्टेट ऑटोनॉमी जो है वो हमारे को, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी हमारे को मिलनी चाहिए। तो 1975 के अंदर जब शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट मिला कांग्रेस का, तो इमीडिएटली इंदिरा गांधी की सरकार ने शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बना दिया कांग्रेस की सपोर्ट से। अब यहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला का बेस है, जो पॉपुलर बेस था, वो काफी कम हो गया, उसमें रिडक्शन आई, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, उसी की हितैषी है, उसी के फेवर में बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल है, जो बेस है, वो कम होना शुरू हुआ। इसका नुकसान 1977 के इलेक्शंस में नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद जब 1987 के चुनाव आएंगे, उसके अंदर हम आज ही के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसका असर उन वाले उसमें देखने को मिला। तो 1977 जो है ये फर्स्ट फ्री इलेक्शंस माने जाते हैं, तालियां हो जानी चाहिए इस बात पर। 1947 के अंदर आपने कश्मीर को ऐड किया, आप अपना दम भरते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का, और यहाँ कश्मीर में इतने चुनाव हो गए और सारे के सारे रिग्ड, और पहले चुनाव हुए 1977 के, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्री इलेक्शंस हुए थे जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के पहले इंडिपेंडेंट और फ्री इलेक्शंस कब हुए थे? 1977 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला को खुलकर वोट मिले, लोगों ने खूब सपोर्ट करा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला वन डिसाइसिवली, मिनिमल सेंटर इन्वॉल्वमेंट, और इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है वो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं वैसे लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1977 में सेंटर में भी चेंजेस आए थे, हम लोग जानते हैं मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तो इस टाइम पर जो कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए वो पूरे तरीके से फ्री एंड फेयर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई और शेख अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। परंतु नीयत को इतना कुछ फेवर, नीयत को शायद कुछ और मंजूर था, इतने ज्यादा फेवर में नहीं थी वो कश्मीर के लोगों के लिए। ये जो स्टेबल इलेक्शंस हुए ये ज्यादा लंबे चल नहीं पाए। 1982 के अंदर हमारे हीरो की डेथ हो जाती है, हमारे शेख अब्दुल्ला की, इस फिल्म के हीरो की डेथ हो जाती है। तो शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद कश्मीर में फिर से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज
आने वाला था, वो चैलेंज क्या है? 1983 के अंदर फिर से चुनाव आने वाले थे। 1982 में जैसे ही शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई, आनन फानन में उनके बेटे श्री फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बना दिया गया। 1983 के अंदर फर्स्ट इलेक्शंस हुए आफ्टर शेख अब्दुल्ला की डेथ के, और फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब लीडर थे और करंट सीएम थे शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद, वो फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला उतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं थे, और कहीं ना कहीं वो इंदिरा गांधी की जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतर रहे थे, और उनका बेस जो है वो भी उतना पॉपुलर नहीं था। और शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद फारूक अब्दुल्ला उस पर्टिकुलर बेस को भुना नहीं पाए थे। तो डिफरेंसेस पैदा हुए इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला में। इस वजह से 1984 के अंदर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिफेक्शंस के रूप में, डिफेक्शंस मतलब इनके ही कजन ब्रदर की मदद से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से तोड़ दिया गया, एक हिस्से को कांग्रेस के साथ मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, और फारूक अब्दुल्ला की जो कुर्सी है, जो चीफ मिनिस्टरशिप है, वो खत्म कर दी गई, और उनके अगेंस्ट में उनके ब्रदर को, कजन ब्रदर को खड़ा कर दिया गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीएम शाह, गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम शाह की सरकार जो है उसको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। दोस्तों, हमारे कश्मीर की यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। फारूक अब्दुल्ला को जो गिराया गया और जिस तरीके से गुलाम शाह की सरकार बनाई गई, जो ट्रस्ट पैदा हुआ, होना शुरू हुआ था कश्मीर के लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति, इलेक्शंस के प्रति, वो बिल्कुल धरातल पर आ गया। और ऐसी परिस्थितियों को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से भुनाया, और भारत के अंदर ऐसी जनता खड़ी हो गई जो अब भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे तरीके से खिलाफ थी। आगे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसका दुष्परिणाम क्या क्या हुआ। ये जो फारूक अब्दुल्ला को यहाँ सीट से हटाया गया, चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? ये जो जीएम शाह को बनाया, ये जरूर कांग्रेस ने बनाया, ये जरूर कांग्रेस ने बनाया, बट ये हाईली कम्युनल आदमी थे। इनके नेतृत्व के अंदर जम्मू कश्मीर का पोलराइजेशन शुरू हुआ, हिंदू मुसलमान शुरू हुआ, कम्युनलिज्म शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को अब कश्मीरियत नहीं, इस्लाम पढ़ाया जाने लगा। और कश्मीर के लोग, काफी बड़ी तादाद में वो लोग उनको सपोर्ट करने लगे जो एंटी इंडिया हुआ करते थे, और कश्मीर के अंदर सेपरेटिज्म की डिमांड उठने लगी, सेपरेटिज्म की डिमांड उठने लगी। और ये सेपरेटिज्म की एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आई, MUF, मुस्लिम्स यूनाइटेड फ्रंट, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े कश्मीर के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। इन्होंने एक फ्रंट बनाया, एक पॉपुलर फ्रंट बनाया, और 1984 से लेकर 86 के अंदर कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ। लेकिन 1984 में एक पर्सनालिटी हमारे सामने आई, राजीव गांधी। आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। 1 नवंबर 1984 को राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। सिखों के दंगे हुए उस टाइम पर, उसके बारे में हम लोग पंजाब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। राजीव गांधी के साथ कुछ कुछ हुआ, और राजीव गांधी जो है वो थोड़े टाइम के बाद उनको समझ में आ गया कि हमारे को जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। गुलाम शाह की जो सरकार है ये स्टेबल नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उन्होंने क्या किया, 1986 के अंदर सारी परिस्थिति को समझते हुए 1986 के अंदर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ अकॉर्ड किया। देखिए, इनकी माताजी ने, इंदिरा गांधी ने अकॉर्ड किसके साथ किया था? शेख अब्दुल्ला, इनके पिताजी के साथ किया था। और राजीव गांधी ने अकॉर्ड किसके साथ किया? फारूक अब्दुल्ला के साथ किया। कौन फारूक? जिनको इंदिरा गांधी ने रिमूव कर दिया था 2 साल पहले,
और गुलाम मोहम्मद की सरकार बनवाई थी। और गुलाम मोहम्मद यहाँ पर पूरे तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे थे। और कश्मीर का जो यूथ था वो काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट से एलिनेट हो रहा था, और भारत सरकार से, भारत से भी वो एलिनेट हो रहा था। अब बात आती है 1987 के इलेक्शंस। अब आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या इलेक्शंस फेयर होने चाहिए या इलेक्शंस रिग्ड होने चाहिए? कैसा, क्या डर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नहीं? यहाँ पर जवाब है कि 1987 के जो इलेक्शंस हुए, इससे ज्यादा रिगिंग आज के इलेक्शंस में कभी, आज तक के इलेक्शंस में कभी नहीं हुई। ये इलेक्शंस पूरे तरीके से फिक्स्ड थे। तो बड़ी सोचने वाली बात है। ना तो नेहरू ने ईमानदारी से चुनाव करवाए, ना इंदिरा ने ना ईमानदारी से चुनाव करवाए, और ना ही राजीव गांधी ने ईमानदारी से चुनाव करवाए। जम्मू कश्मीर के लोग गालियां नहीं देंगे तो क्या देंगे? जम्मू कश्मीर के लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो क्या होंगे? बहुत बड़ी गलती राजीव गांधी ने इस टाइम पर कर दी। और वो जो माहौल बना हुआ था, वो जो माहौल बना हुआ था, उसने पूरे के पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। और मित्रों, ये इस स्लाइड का की आखिरी लाइन है। अगली स्लाइड जो है, शायद आपको अंदर तक हिलाकर रख दे। वो कश्मीर की कहानी है जो हमारी अगली स्लाइड आने वाली है। ये स्लाइड है 1987 से 1989 की पॉलिटिक्स के बारे में, जब एमयूएफ के जो लोग थे, जो 1987 का चुनाव लड़ना चाहते थे और जिनको जबरदस्ती हराया गया, उन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया, नॉमिनेशंस नहीं भरने दी, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो लोग अब टेररिस्ट बन गए, मिलिटेंट बन गए, और उन लोगों ने बंदूक उठा ली। और कहावत बड़ी पॉपुलर हुई, इफ बैलेट्स डोंट वर्क बुलेट्स विल, पिक अप द गन एंड द डेली विल लिसन। और कोई चारा ही नहीं है। डेमोक्रेसी खा गई 3 जनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेहरू, इंदिरा और राजीव, तीनों ने डेमोक्रेसी की हत्या की जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बहुत जरूरी था जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला के रखने के लिए, लेकिन फिर भी हाथ तो काले हुए। 1987 से 1989 का जो दौर था, पॉलिटिशियंस जो हैं उस दौर में मिलिटेंट बने। फुल ब्लोन मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर के अंदर। हर एक के हाथ में गन थी और पाकिस्तान ने भरपूर मजा लिया इस चीज का। दुनिया के अंदर वैसे भी बहुत कुछ हो रहा था इस टाइम पर। दुनिया के अंदर तालिबान ताकतवर बन रहा था। तालिबान ताकतवर बन रहा था यूएस की मदद से। इस टाइम पर गल्फ के देशों में बहुत कुछ हो रहा था। ईरान का रेवोल्यूशन देख चुके थे बहुत सारे लोग। इस दुनिया का इस्लामीकरण हो रहा था, इस दुनिया में इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ हो रहा था। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे कश्मीर में देखने को मिला। हमारा कश्मीरी यूथ जो है अब कश्मीरियत को भूलकर इस्लामीकरण की तरफ जा रहा था। फुल ब्लोन मिलिटेंसी हुई। रूबिया सईद इंसिडेंट हुआ। कौन है रूबिया सईद? जिस टाइम पर 1989 1990 के अंदर केंद्र के अंदर, समझ लीजिएगा, सेंटर के अंदर उस टाइम पर हमारे जो पीएम हुआ करते थे, पीएम थे, वो थे श्री चंद्रशेखर। कौन थे? श्री चंद्रशेखर। और उस टाइम पर भारत के भारत के होम मिनिस्टर कौन थे? होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद। मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ये कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता थे। और इन्होंने, ये पीडीपी पार्टी को बिलोंग करते थे। पीडीपी, पीडीपी पार्टी वो पार्टी है जिसने 2014 के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर कुछ समय के लिए सरकार बनाई थी। 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर लगभग 4 साल तक उस सरकार को चलाया था। ये होम मिनिस्टर थे किसके? भारत सरकार के। इनकी इनकी डॉटर, इनकी बेटी, जो एक मेडिकल की इंटर्न थी, उसको किडनैप कर लिया गया। और किडनैप करने के बाद
5 मिलिटेंट को छुड़ाने की डिमांड की गई। ये मिलिटेंट जो थे वो JKLF मिलिटेंट ग्रुप को बिलोंग करते थे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सेपरेटिस्ट ग्रुप थे। कौन लोग थे ये लोग वही थे जो MUF का पार्ट थे। इनके नाम भी हैं यासिन मलिक, यूसुफ गिलानी, सैयद यूसुफ गिलानी। ये हुर्रियत के बाद के नेता हुए। ऐसे ऐसे लोग जो हैं JKLF और MUF में शामिल थे, और 5 मिलिटेंट्स को छुड़ाने की बात हुई। और बेटी का मामला था। किसकी बेटी का? होम मिनिस्टर की बेटी का। भारत सरकार झुक गई। पांचों मिलिटेंट्स को आनन फानन के अंदर रिलीज कर दिया गया। अब आप समझते हैं, अब आप समझिए, ये लाइनें तब कही गई। उन पांचों मिलिटेंट्स का कंधे पर उठाकर स्वागत किया गया, जश्न मनाया गया पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर। और ये लाइन इतना पॉपुलर हुई कि बैलेट्स से बात नहीं बनेगी, बुलेट से बात बनेगी। गन उठाओ और दिल्ली सुनेगा। दिल्ली ने सुना जब आपने होम मिनिस्टर की बेटी को अगवा किया। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकी। ये भारत की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी हार में से एक हार जो है यहाँ पर मानी जाती है। और फिर उसके बाद इन मिलिटेंट्स के और हौसले बुलंद हुए, और फिर 1990 के अंदर वो दौर आया जिसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि कश्मीर ने शायद कभी पलट कर वापस नहीं देखा। कश्मीरी पंडितों का पलायन, मस्जिदों से आवाज उठी, स्कूलों से आवाज आई, कॉलेजेस से आवाज आई कि कश्मीर घाटी के अंदर जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, वो वैली छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सरेआम गोलियां मारी जाने लगी। केंद्र सरकार सोती रही उस टाइम पर। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, सोता रहा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि बहुत कर लिया कांग्रेस को ब्लेम, फिर से कांग्रेस की गलती। उस टाइम पर भाजपा की अलाइड सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इतना कुछ किया गया। हालांकि भाजपा उस टाइम पर उतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। ये वो लड़ाई है, ये वो दौर है। कश्मीर की कहानी एक ऐसे दौर में लिखी गई जहां सब ब्लेम किए जाने चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। एवरीबडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स दैट टुक प्लेस इन जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर इस टाइम पर जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया, जब लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स हुआ, तब केंद्र के अंदर कांग्रेस नहीं, बीजेपी की अलाइड सरकार थी। वो भी कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। रातों रात लाखों कश्मीरी पंडित जो हैं अपना घर बार छोड़कर भागे, भागकर, और आज तक वो वापस अपने घर नहीं जा पाए। जो फारूक अब्दुल्ला थे, इस परिस्थितियों में उनके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि वो रिजाइन कर दे। उन्होंने रिजाइन कर दिया, और सेंट्रल का रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया, और 1990 के अंदर एक और काला इतिहास, काला दिन हमारे देश में लिखा गया। आफ्सपा को लॉन्च कर दिया गया। गलतियां जब आप करते हो तो गलतियों को सुधारने के लिए और गलतियां करनी पड़ती हैं। ये भी एक गलती थी, लेकिन पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए की गई थी, और इसने आग में घी का ही काम किया। आग में पानी डालने के बजाय कई बार गलती से हम लोग घी डाल देते हैं। आफ्सपा लॉन्च किया गया। भारत की सरकार में एक नियम है, एक लॉ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके अंदर आप आर्मी के लोगों को बंदूकें देते हो, और आप उन्हें कहते हो कि किसी भी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अगर आपको गलत तरीके से गोली भी चलानी पड़े, अगर किसी निर्दोष को भी मारना पड़े, अगर शक के बिना पर भी आपको गोली चलानी पड़े, तो चला देना। हमारा केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें शांति बनाकर रखनी है। आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी आपको बंदूक दे दी गई है, और आपको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है
ये है आफ्सपा। भारत के कई राज्यों में काफी समय तक आफ्सपा जो है वो लगा रहा और आज भी लगा हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको लगा दिया गया। और जो वैली है, जो कश्मीर वैली है, जिसको स्विट्जरलैंड बनाने की बात हमने इसी सेशन में, इसी वीडियो में की थी, वो पूरे तरीके से मिलिटराइज्ड हो चुकी है। दो मिलिट्रीज आपस में आमने सामने है, एक तो मिलिटेंट्स हैं और एक मिलिट्री भारत सरकार की मिलिट्री है, दोनों आमने सामने हैं। और कश्मीर घाटी जो है, जिसको कहते हैं, अब खून से लाल हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल गोलियां ही गोलियां चल रही थी। कश्मीर घाटी जो है वो अब लहूलुहान हो चुकी थी। 1990 से लेकर 1996 तक का दौर कश्मीर घाटी ने लहूलुहान होकर देखा। 1996 के अंदर जब मामला थोड़ा सा सेट हुआ तो फिर से चुनाव करवाने की बात हुई और 1996 के अंदर फिर से चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन लोग अब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे पिछले 6 साल के वॉयलेंस से, और वो किसी भी तरीके से मिलिटेंसी को और टेररिज्म को खत्म करना चाहते थे। 1996 के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करने का सोचा। हालांकि इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स थी जिसको हम हुरियत कहते हैं। हुरियत के जो नेता थे, उन्होंने 1987 के अंदर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। हमने थोड़ा सा उनका जिक्र किया। एमयूएफ के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई। उस पार्टी को सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उसके बहुत सारे नेता जो हैं वो मिलिटेंसी के अंदर आ गए और वो सेपरेटिज्म की डिमांड करने लगे। सेपरेटिज्म का मतलब ये था कि वो ना तो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, ना ही हिंदुस्तान में। वो कश्मीर को सेपरेट रखना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि किसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने जो वोटिंग की बात की है, उन उस वोटिंग को करवाया जाए। तो ये जो हुरियत के नेता थे, इनका भी एक पॉपुलर बेस था कश्मीर में। बहुत सारे लोग इनको भी सपोर्ट करते थे, फेवर करते थे। हुरियत ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट करने की बात की। हुरियत ने क्या कहा कि इन इलेक्शंस को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। वो ये चाहते थे कि ये इलेक्शंस बॉयकॉट हों और ताकि जो मिलिटेंसी है वो बरकरार रहे। लेकिन उनका ये पैंतरा उनके ही अगेंस्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये चुनाव बड़ी आसानी से जीत जाती है फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अब उतने पॉपुलर नहीं थे क्योंकि वो कांग्रेस के साथ गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो ठीक नहीं रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि हुरियत जो है वो नहीं चाहती थी कि लोग पार्टिसिपेट करें, तो जो थोड़े बहुत लोग पार्टिसिपेट करने आए, उनके पास एनसी का ही ऑप्शन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ऑप्शन था। और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को जो है वो चुनाव जितवाया। ठीक है। और फारूक अब्दुल्ला ने अपने 6 साल की टर्म जो है वो पूरी की 2002 तक। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव 1957 का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से हैं। अगर ये कंफ्यूजन आपको अभी तक दूर नहीं हुई है तो मैं यहाँ बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो 6 साल के लिए थी। इट वाज फॉर 6 इयर्स। यहाँ पर हमारे यहाँ 5 साल का रूल था, लेकिन वहाँ की जो वो थी वो 6 साल के लिए थी। 1999 के अंदर एक और पार्टी का राइज होता है, पीडीपी का, जिनका अभी हम लोगों ने जिक्र किया था पिछली स्लाइड में, रूबिया सैयद। उनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी पीडीपी। ये पीडीपी मिलिटेंट नहीं थी, सॉफ्ट कश्मीरी पार्टी थी। जैसे कि सॉफ्ट होता है एक आदमी, वो बोलता है यार देख लो कैसे करना है। हालांकि लोग कह रहे हैं सेपरेटिज्म है, चुनाव करवा लो, सेपरेटिज्म कर लो। भारत सरकार के साथ चलना है तो वैसे भी चल सकते हैं। कोई ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन उनके पास नहीं था कि उनको क्या करना है। लेकिन पीडीपी फिर भी ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं फिर भी वो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करती थी। कश्मीर की ज्यादातर पार्टीज सेपरेटिज्म को फिर भी फेवर करती ही थी। वो ये मानती थी कि कश्मीरी लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना फ्यूचर वोटिंग के द्वारा खुद डिसाइड कर लें। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत समय पहले बोला था कि यहाँ पर चुनाव कंडक्ट करवाया जाएगा।
तो पीडीपी का राइज हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के अंदर ये राइज हुआ। हम लोग इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब 2002 का चुनाव हुआ, उसके अंदर जो जीतने वाली पार्टी थी, जिसने पटकनी दी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो थी पीडीपी। पीडीपी इसलिए थोड़ा सा जीत गई थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद को थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा मिला था। उनकी जो बेटी का किडनैपिंग हुई थी कई साल पहले, उसका भी एक सपोर्ट था। और दूसरी बात ये थी कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद बहुत सुलझे हुए नेता थे, बड़े समझदार माने जाते थे, बड़े परिपक्व और बड़े मैच्योर नेता माने जाते थे। और उनकी बातचीत हमेशा नपी-तुली हुआ करती थी। वो वाजपेयी जी की तरह ओपनली क्रिटिसिज्म करने के बजाय एक डायलॉग में बिलीव करते थे, और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की कश्मीर को जरूरत थी ताकि सिचुएशंस को ठीक रखा जा सके। एक और चीज जो हम लोगों ने यहाँ मिस की, 6 साल के दौरान, फारूक अब्दुल्ला के 6 साल के दौरान कारगिल की लड़ाई भी हुई थी। और कारगिल की लड़ाई जो है, हमारे इस वीडियो का पार्ट नहीं है। कारगिल की लड़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम लोग अभी 2 मिनट बाद, कुछ 1 मिनट के बाद हम अपनी आर्मी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं मानता हूँ कि कारगिल युद्ध ने पूरी दुनिया को एक बात बताई, इंडियन आर्मी से ऊपर और कोई नहीं है। वो अमेरिका 20 साल तक तालिबान के साथ लड़ता रहा अफगानिस्तान के अंदर, और बाद में मुंह छुपाकर भाग गया, हार गया। आप कारगिल की लड़ाई पढ़िए, हमारी आर्मी ने उससे ज्यादा मुश्किल लड़ाई लड़ी है, और बहुत आसानी से तो नहीं कहूंगा, बहुत जल्दी उसको जीत लिया है। हमारी इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए कम है। शायद चाइना ने भी 1962 में एक बार तो हरा दिया, लेकिन जब वो भी स्टडी करते होंगे भारतीय सेना के बारे में तो डर जाते होंगे। जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले चीन, भारत की सेना का मुकाबला चाइना की सेना चाहे शायद नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलता है। तो हमारे शहीदों को प्रणाम। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जहां भारत की या आर्मी डिसिप्लिन के साथ चलती है और जिस जोश के साथ वो लड़ाई लड़ती है, सामने वाला कितना भी टेक्नोलॉजी को यूज कर ले या कितने भी माइंडसेट के साथ वो आया हो, वो हमारी भारत की सेना के सामने टिक नहीं सकता। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। 2002 के अंदर पीडीपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। उसे सपोर्ट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की कांग्रेस ने, और दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई। और ये जो सरकार थी, ये बड़ी नपी तुली अच्छी सरकार थी। दोनों पार्टियों ने ये प्लान किया था कि 3-3 साल तक सत्ता अपने हाथ में रखेंगे। यानी पहले 3 साल पीडीपी का मुख्यमंत्री होगा, और अगले 3 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉरी कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। तो पहले तीन साल यानी 2002 से लेकर 2005 तक, 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है, वो चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के। और 2005 से लेकर 2008 तक जो कांग्रेस के की तरफ से सीएम थे, उनका नाम था गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद। और एक कांग्रेस के और कश्मीर के बहुत चोटी के बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद। तो 2002 से लेकर 2008 तक इस तरीके से सरकार चली। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ कि गुलाम नबी आजाद को कुर्सी छोड़नी पड़ी, और फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। प्रेसिडेंट्स रूल जो है, वो लगाया गया जम्मू कश्मीर पर। क्या हुआ था? अमरनाथ अमरनाथ लैंड रो, हमारे देश की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जमीन का कुछ हिस्सा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को देने पर विचार किया, और उसकी बात की कि हम लोग इस तरीके से इतनी जमीन जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड को देंगे। जिसकी वजह से वैली के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, और इस बात का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और इसे भी हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। और बहुत ज्यादा
जो यात्रा है अमरनाथ की वो भी अफेक्टेड हुई। और इन परिस्थितियों को देखते हुए गुलाम नबी आज़ाद को रिजाइन करना पड़ा और प्रेसिडेंट रूल जो है उसको लगाया गया 2008 के अंदर कश्मीर के अंदर। तो उस टाइम पर क्या हुआ, अमरनाथ लैंड रो जो है 2008 में हुआ और प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हुए फिर से। और 2008 में असेंबली इलेक्शंस थे, फिर से इलेक्शंस हुए। ये जो इलेक्शंस थे 2008 वाले, ये काफी हद तक फेयर थे। अब कश्मीर के अंदर फेयर इलेक्शंस होने वाले हो रहे थे, चल रहे थे। और लोग जो है, अब आप देख सकते हैं कि लोग भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के अंदर आना शुरू हो चुके थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण था ओमर अब्दुल्ला, तीसरी पीढ़ी। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की तीन पीढ़ियां पढ़ी, नेहरू, इंदिरा और राजीव। और यहाँ पर तीसरी पीढ़ी हम लोग पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर की भी तीसरी पीढ़ी, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमार अब्दुल्ला। ओमार अब्दुल्ला आज 2026 में भी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। ओमार अब्दुल्ला जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने। और जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट ये जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर जो थे वो बने थे। तो लोग इनसे काफी खुश थे। लेकिन 2010 के अंदर फिर से एक समस्या का इनको सामना करना पड़ा। फिर से स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई। स्टोन पेल्टिंग मतलब पथराव शुरू हो गया। अब ये पथराव क्यों हुआ? थोड़ी देर पहले हमने कारगिल युद्ध के अंदर हमारे देश के जवानों की तारीफ की थी। लेकिन एक बात तो सच है कि कमियां सब में होती हैं कुछ ना कुछ। सारे तो भगवान भी एक जैसे नहीं होते, सारे संत महात्मा भी एक जैसे नहीं होते, और सारे आर्मी के जवान भी शायद एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ एक से गलतियां भी हो जाती हैं और कईयों से गुनाह भी हो जाते हैं। और कई बार गुनाह जो है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे देश को उनका सामना करना पड़ता है। आपने आफ्स्पा लगाया था, केंद्र सरकार ने आफ्स्पा लगाया था, इसीलिए लगाया था, आफ्स्पा को इसलिए लगाया था ताकि आर्मी जो है कश्मीर में डिसिप्लिन बनाकर रख सके। लेकिन एक बंदूक में खड़ा हुआ आदमी, अगर उसको ये पता है कि अगर किसी पर भी गोली चला दी जाए तो इसका कोई भी इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे नहीं पड़ेगा, कोई केस दर्ज नहीं हो सकता, कोई उसे कुछ भी कहने नहीं आएगा, तो वो हो सकता है कि उस बंदूक का दुरुपयोग भी कर ले। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स निर्दोष लोगों के, इनोसेंट लोगों के आर्मी ने किए। कई जगह पर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स भी देखने को मिली। कई जगह पर बहुत घिनौने अपराध के एलिगेशंस भी इंडियन आर्मी के ऊपर लगी। कई मामलों में कोर्ट से वो चाहे बरी हो गए हों या कुछ भी उनका फैसला आया हो, लेकिन सच मानिए तो ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस जो हैं वो इंडियन आर्मी के द्वारा की गई हैं। ऐसी बहुत सारी एलिगेशंस फ्रीक्वेंटली लगने लगी इंडियन आर्मी के ऊपर, जिस वजह से ऐसा ही एक केस हुआ फेक एनकाउंटर का, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी एक बार फिर जलने लगी और पत्थरबाजी होने लगी। और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डिफरेंस आ चुका था सेंट्रल गवर्नमेंट का और कश्मीर के लोगों का। अब ये लड़ाई स्टेट वर्सेस पीपल हो चुकी थी। ये लड़ाई स्टेट वर्सेस पीपल हो चुकी थी। ये नैरेटिव जो है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी बहुत बहती गंगा में हाथ धोए और भारत सरकार की तरफ से भी बहुत उसका जो स्टोन पेल्टिंग है उसका विरोध किया गया और गोलीबारी हुई, जिसके अंदर सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स पीपल्स किल्ड। और कईयों को रबड़ बुलेट्स लगने से कई लोग अंधे भी हो गए। ऐसे भी बहुत सारी चीजें जो है कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिली। सैकड़ों लोगों की डेथ हुई आर्मी के हाथों। एलिजिड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए। भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार के ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा दबाव हुआ कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जमकर कर रहे हैं घाटी के अंदर। और 2010 के अंदर भारत सरकार ने इंटरलॉक्यूटर्स को अपॉइंट किया। तीन
3 मेंबर्स, जिनमें एक लेडी थी और एक मुस्लिम थे। मुस्लिम एमएम अंसारी पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे, राधा पटगांवकर, और एक व्यक्ति और भारत सरकार ने इनको दिलीप पटगांवकर और राधा कुमार, दिलीप पटगांवकर, राधा कुमार, एमएम अंसारी, इन 3 लोगों को, जो बहुत बड़े विचारक थे, जो जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत गहराई से चीज़ों को जानते थे, ऐसे 3 लोगों को भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने जो है अपॉइंट किया कि आप जाइए और कश्मीर में हर व्यक्ति से, हर तबके से पूछ कर आइए कि क्या दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर के दिलों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, या फिर जो पुराने पाप हो चुके हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं, उनको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं और हम लोग मिलकर कैसे रह सकते हैं। तो ये तीनों लोग आए और इन्होंने लोगों से बात करनी शुरू की। हालांकि मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ, आपस में ही झगड़ा हो गया था इन तीनों का, आपस में ही इनका आपस में झगड़ा हो गया था। अखबारों में बहुत सुर्खियां आई, उसने मुझे ये कह दिया, वो ऐसे नहीं बात कर रहा, वो ऐसे नहीं बात कर रहा। लेकिन फिर भी इन तीनों ने बहुत शिद्दत से, बड़े प्यार से अपना काम किया और इन्होंने एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की। इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने कहा धारा 370 को और मजबूती के साथ लगाओ, धारा 370 को जकड़े रखो, बनाकर रखो, अच्छी है धारा 370, खराब नहीं है, इससे जम्मू कश्मीर को एक स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा इन्होंने कहा, जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना 1952 में, हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, उस वाली चीज को आप दोबारा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये भी इनका मानना था। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो आफ्स्पा आपने लगाई है, इसको हो सके तो हटा दो, ये गलत है, कश्मीर के लोगों के ऊपर अत्याचार है, इससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं। उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स मेजर्स को इम्प्लीमेंट करो, लोगों को जो दुख हुई है, तकलीफ हुई है, उसके ऊपर मरहम लगाओ। इन्होंने कहा कि एंगेज करो यूथ को आगे लेकर आओ, यूथ के साथ बातचीत करो, यूथ क्या चाहता है। लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस है, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, खास तौर पर 1953 का मैटर हो या आफ्सपा का मैटर हो, ये ज्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और धीरे धीरे कांग्रेस का डोमिनेशन जो है वो भी कम होता चला गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे ओमार अब्दुल्ला, वो भी उतने ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट के साथ नहीं रह पाए, नहीं चल पाए। और फिर ऐसे में 2014 के चुनाव होते हैं। 2014 के चुनाव जो हैं सबसे अलग, सबसे न्यारे साबित हुए। 2014 के चुनाव के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली। जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, ये 3 रीजन्स हैं। जम्मू के लोगों ने, जो हिंदू डोमिनेटेड है, बीजेपी को वोट दिया। कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को वोट दिया, और लद्दाख ने मिक्स वोट दिया। तो यानी कि अब पीडीपी जो है वो एक सेपरेटिस्ट विचारधारा की पार्टी है, और बीजेपी जो है ये स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी है, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी है। इन दोनों की विचारधारा टोटली डिफरेंट है। दोनों चुनाव के समय में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और ऐसे में अब सरकार अगर बनानी है तो केवल ये दोनों ही मिलकर बना सकते हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक कश्मकश में रही ये दोनों पार्टियां कि क्या करें, दोबारा चुनाव करवाएं, मिलें, अलग हों, क्या करें। लेकिन अल्टीमेटली हिस्टोरिक हुआ ये फैसला, और पीडीपी और बीजेपी ने आपस में मिलकर अलायंस बनाया 2015 में। कहा कि चलो सरकार तो बनाएं, फिर आगे की आगे देखेंगे। इस पर्टिकुलर सरकार से बीजेपी को तो जो नुकसान होना था वो हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि केंद्र की पार्टी थी, एक मोदी जी के नाम पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट उनको सेंटर में मिला था। लेकिन पीडीपी जो है, बहुत हद तक इसकी जो पावर है वो कम हो गई, इसकी क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ, क्योंकि इसे सेपरेटिस्ट माना जाता था, और बीजेपी को एंटी कश्मीर की, एंटी मुस्लिम्स की एक इमेज बनाई गई थी कश्मीर के अंदर। तो लोग जो हैं वो पीडीपी से बहुत ज्यादा नाराज हुए।
2016 से 18 के बीच में फिर से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, शटडाउन्स हुए, और बुरहान वनी का एक केस जो है बहुत पॉपुलर हुआ था। हम किसी और वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक यंग कश्मीरी था, कईयों के हिसाब से बीजेपी बीजेपी के हिसाब से बुरहान वनी एक टेररिस्ट था, पीडीपी के हिसाब से वो एक रेवोल्यूशनरी था। दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों इसके ऊपर उलझे रहे। केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार में काफी ज्यादा टकराव हुआ, और ये पूरा का पूरा मैटर जो है काफी ज्यादा मतलब इश्यूज बनते रहे, सोशल मीडिया के अंदर एक्टिवेटेड रहा। और पीडीपी के लिए बीजेपी के साथ बने रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। आखिरकार इस मुश्किल को बीजेपी ने खुद ही आसान कर दिया। बीजेपी ने बड़ा सोच समझकर 2018 के अंदर पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। जब बीजेपी ने 2018 में पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया, तो सरकार गिर गई। प्रेसिडेंट रूल जो है वो वहां पर लग गया, प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा दिया गया। अब आप कहेंगे कि चलो छोटी मोटी बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का रूल, केंद्र का रूल पहले नहीं लगा बीच जम्मू कश्मीर पर इस बार का रूल जो है वो प्लान्ड था, और ये प्लानिंग कर रखी थी बीजेपी ने। बाकी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। प्लानिंग क्या थी? कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था जम्मू कश्मीर का कि अगर असेंबली जो है उसमें कोई किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं है, त्रिशंकु है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत है, ना पीडीपी को पूर्ण बहुमत है, ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, ऐसी सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो कोई ना कोई ऑर्डर जो है पास कर सकता है जम्मू कश्मीर के लिए। इस बात का भरपूर फायदा उठाया हमारी बीजेपी ने, और एनसी और पीडीपी सोच भी नहीं पाए। एनसी और पीडीपी यानी कश्मीर की दोनों पार्टियां आर्टिकल 370 के पूरे तरीके से फेवर में थी, और इस बात का फायदा उठाते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 के अंदर एक खेल कर दिया। उन्होंने एक झटके के अंदर धारा 370 को हटा दिया, और 35 ए को स्क्रैप कर दिया। 35 ए अपनी पावर धारा 370 से ही लेता था, यानी धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था जम्मू कश्मीर को कि भाई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हो, और जो 35 ए के अंदर कह रखा था कि आप अपने सिटीजन्स की डेफिनेशन बना सकते हो और उनके लैंड और सिटीजनशिप राइट्स को डिफाइन कर सकते हो, इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, एक झटके में उसका अंत हो गया, और एक झटके में जम्मू कश्मीर वैसा ही हो गया जैसा भारत के अंदर कोई और स्टेट हो। एक झटके में जब उन्होंने इसको खत्म किया, तो उन्होंने और क्या किया इसके साथ? उन्होंने 370 हटाकर स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया, 35 ए को खत्म कर दिया। अभी जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था? जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी विद लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? कि जम्मू कश्मीर की स्टेट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया? 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था जम्मू और कश्मीर, और दूसरा पार्ट जो उन्होंने बनाया वो था लद्दाख। और इन दोनों पार्ट्स को, ये क्या थी? ये एक स्टेट थी। उन्होंने इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया। इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया। इस वाली यूनियन टेरिटरी को उन्होंने विद लेजिस्लेचर बनाया। विद लेजिस्लेचर का क्या मतलब? चीफ मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। लेकिन इस लद्दाख को उन्होंने उन्होंने लेजिस्लेचर नहीं बनाया। हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर केवल 3 यूपीज ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के मॉडल पर है, जिनमें लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी? पहली जम्मू कश्मीर है, दूसरी पुडुचेरी है, और तीसरी है दिल्ली। आपने सुना होगा ना, केजरीवाल और मोदी जी की लड़ाई चलती रहती थी किसी टाइम पर। क्यों? वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। उनका पंगा ये था
कि दिल्ली के अंदर सेंटर का भी कंट्रोल था और केजरीवाल का भी। तो दोनों का आपस में झगड़ा चलता रहता था। क्यों? क्योंकि दिल्ली भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर लेजिस्लेचर यानी चीफ मिनिस्टर और विधायक हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें उसमें हो सकते हैं विधायक और चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। तो हमने अभी ये JNK विद लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 35A जो है 1954 में ऐड किया गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा किया गया था। आर्टिकल 370 से अपनी पावर को डिराइव करता है। असेंबली जो है परमानेंट रेजिडेंट्स, यानी असेंबली किसकी? जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है परमानेंट रेजिडेंट्स की डेफिनेशन बना सकती है और उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे अपनी जमीन पर, जम्मू कश्मीर की जमीन पर उनके ही लोगों का हक होगा, जॉब्स पर और सेटलमेंट्स वगैरह पर केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लोगों का ही अधिकार होगा। ये आर्टिकल 35A के तहत लागू किया गया था। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है। आज की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस टाइम पर जो जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं ओमार अब्दुल्ला। ओमार अब्दुल्ला एनसीपी के। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो वो एक यूटी है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, पूरे तरीके से सेंटर के अंडर है। हम अपनी कहानी को यहीं खत्म करेंगे। हम नहीं शुरुआत करना चाहते सोनम वांगचुक की कहानी की। ये हमारी फिल्म के दूसरे हीरो हो सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के ही हीरो थे शेख अब्दुल्ला साहब। उनको वैसे आप हीरो मानना चाहें आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। मैंने उनको हीरो इसलिए माना क्योंकि वो सबसे मेन कैरेक्टर थे। मेन कैरेक्टर को ही हीरो बोला जाता है। अगर कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें नेगेटिव रोल का बंदा भी मेन कैरेक्टर में होता है। मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इस वीडियो को हो सकता है आप किस एंगल से देखें। तो वो हमारी कहानी के, हमारे इस वीडियो के मेन किरदार थे। तो इसलिए मैंने उनको हीरो बोला। आप उनके बारे में अपने विचार खुद रख सकते हैं। हमारे दूसरे पॉजिटिव हीरो जो हैं जिनके ऊपर मैं खुलकर कह सकता हूं कि ये बिल्कुल और बिल्कुल पॉजिटिव हीरो हैं, वो हैं सोनम वांगचुक। इनकी मैं बात इस वीडियो में नहीं करूंगा। ये क्या मांग रहे हैं? ये लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल का पार्ट बनाना चाहते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है मित्रों। ऑटोनॉमी कुछ हद तक ये भी चाहते हैं, ये भी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। पर इनको उन उस नज़र से आपको नहीं देखना है जिस नज़र से आपने बाकियों को, कश्मीरियों को और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को देखा। उस नज़र से आप इनको नहीं देख सकते क्योंकि सिक्स्थ शेड्यूल ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं। और अगर ये वाली ऑटोनॉमी हमारे लिए खतरनाक है तो फिर इन 10 डिस्ट्रिक्ट में भी क्यों है? और वहां पर भी बॉर्डर्स लगते हैं, दूसरे देशों के बॉर्डर्स लगते हैं, वहां पर भी एक समस्या हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की अपनी कुछ बातें हैं, राज्य सरकारों की अपनी बातें हैं और डिमांड करने वालों की अपनी बातें हैं। पर इस वीडियो के अंदर हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन करंट स्टेटस ये है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो जेल में है क्योंकि उन्होंने भारत सरकार से सिक्स शेड्यूल की डिमांड की है। और सिक्स शेड्यूल क्या है? ऑटोनॉमी। पूरे तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक ऑटोनॉमी। तो ये था हमारा वीडियो, लेक्चर नंबर 15। इस वीडियो का आपकी किताब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगला वीडियो हमारा जो है लेक्चर नंबर 16, वो जब मैं शूट करूंगा तो मैं ये मान कर चलूंगा कि आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। जम्मू कश्मीर की कहानी इतनी अनंत है, इतनी बड़ी है कि एक बारी में इसको खत्म कर पाना मुश्किल है। तो आपने बेसिक समझ लिया। अब आप अपनी बुक के अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है उसको भी आसानी से समझ लेंगे। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए जय हिंद।